हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1961 का थर्ड लेक्चर है। प्रीवियस दो लेक्चर्स के अंदर हमने इंट्रोडक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कुछ मेन प्रोविजंस पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1961 की कंप्लीट की थी। आज हम इसकी नेक्स्ट प्रोविजंस को ध्यान से देखते हैं और उनको एक बार अच्छी तरह अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आज हमारा मेन टॉपिक रहेगा दैट इज मेंबरशिप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड देयर राइट्स एंड लायबिलिटीज। मेंबर्स मतलब जिन लोगों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी को इनकॉर्पोरेट किया है उनको हम मेंबर्स कहते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आपको पता ही है म्यूचुअल हेल्प इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर ऑफ मेंबर्स के लिए ही बनी हुई है। तो मेंबरशिप क्या है और उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज मेंबर्स के क्या है। पर्सन हु मे बिकम द मेंबर, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर भी थोड़ा बताया था कि कोई भी इंडिविजुअल हु इज कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मतलब नेचर होना चाहिए साउंड माइंड का, डिसक्वालिफाइड बाय द कोर्ट ना हो। ही और शी कैन बी द मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेकेंडली, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी भी मेंबर बन सकती है। थर्डली, गवर्नमेंट भी किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेंबर बनती है। और सच अदर क्लास ऑफ पर्संस एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को भी हम कोऑपरेटिव का मेंबर बना सकते हैं। सो दीज आर सर्टन पर्संस विच कैन बी द मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज पर पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1961। There is one another type of member known as nominal और associate member, जिससे हम कोई कैपिटल कंट्रीब्यूशन नहीं कराते, सिर्फ हम उसको उसके नाम के कारण उसे मेंबर बनाते हैं। जैसे कोई रिनाउंड पर्सनैलिटी है, हम चाहते हैं कि वो हमारी कोऑपरेटिव का मेंबर बन जाए और उससे हमें कुछ बिजनेस में भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि उसके नाम से इंडस्ट्री में हमें कुछ ऑर्डर्स, कुछ बिजनेस प्रोक्योर हो जाएंगे। तो उसे हम बोलते हैं नॉमिनल और एसोसिएट मेंबर। तो बाय लॉज में लिखा होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस में लिखा होता है कि सोसाइटी कैन एडमिट एनी पर्सन एज अ नॉमिनल और एसोसिएट मेंबर, और इसको कोई शेयर नहीं मिलता प्रॉफिट का, ना ही ये कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, ना ही एसेट्स में से कोई हिस्सा रखता है, लेकिन इसको बाकी सारे राइट्स और प्रिविलेजेस मेंबर जैसे ही मिलते हैं और इसकी लायबिलिटीज भी उतनी होंगी जो बाय लॉज के अंदर स्पेसिफाई की हुई है। No member of the cooperative society shall exercise the rights unless he has made the payment of his membership fees। मैंने आपको पहले ही बोला था membership fees के लिए membership fees दिए बिना कोई भी member नहीं बन सकता। To become a member, membership fees is compulsory। अगर किसी member ने अपनी फीस properly timely पे नहीं की तो उसे हम membership right से डिनाई कर देंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि मेंबर्स पर्सनली वोट करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर। दे कैन नॉट अटेंड द मीटिंग बाय प्रॉक्सी, दे हैव द राइट टू वोट बट पर्सनली। ये अपनी किसी प्रॉक्सी को अपॉइंट करके भेज नहीं सकते अपनी जगह किसी और को। और अगर एक कोऑपरेटिव का मेंबर दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर है वो अपने किसी ड्यूली ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को मीटिंग अटेंड करने के लिए ऑथराइजेशन देगी। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने उसके जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस एज अलाउड बाय द लॉ और बाय लॉज। लेकिन स्पेसिफिकली लिखा हुआ बाय लॉज में भी अ मेंबर कैन नॉट ट्रांसफर ही शेयर्स। ये कंपनी नहीं है जिसमें शेयर ट्रांसफर हो जाए। हाँ, अगर मेंबर की डेथ हो जाती है, ये देखो मैंने नेक्स्ट स्लाइड बनाई हुई है, अगर किसी मेंबर की डेथ हो जाती है उस केस में उसके शेयर्स ऑटोमेटिकली उसके नॉमिनीज को ट्रांसफर हो जाएंगे। और अगर नॉमिनेशन मेंबर ने नहीं की हुई तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, लीगल हेयर्स को ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑडिट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ ऑडिट। ऑडिट मींस चेकिंग ऑफ द बुक्स। ऑडिट का मतलब है सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस। क्या वो सारे रिकॉर्ड्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स, वाउचर्स एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट ठीक तरीके से मेंटेन किए हुए हैं, उसमें कोई मिस एप्रोप्रिएशन तो नहीं, कोई फ्रॉड तो नहीं, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन तो नहीं, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली बुक्स मेंटेन की जा रही हैं।
ये किसका काम है? ऑडिटर का। और ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, यहां एक्सटर्नल ऑडिटर की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल मतलब बाहर के किसी प्रोफेशनल को, एंड ऑडिटर इज अपॉइंटेड ओनली बाय, किसको अपॉइंट किया जाता है, किसको किया जाता है बाद में देखते हैं, कौन अपॉइंट करता है? बाय द रजिस्ट्रार। यहां कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना ऑडिटर खुद नहीं अपॉइंट कर सकती, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर को अपॉइंट करके भेजेगा टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच इज रजिस्टर्ड अंडर पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1961। और उस ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है? द पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ ही और शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, अकॉर्डिंग टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। सेकेंडली, या अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को नहीं, अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड अ डिप्लोमा इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, एक हाई डिप्लोमा कोर्स इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट कहते हैं, HDCM, हाई डिप्लोमा कोर्स इन कोऑपरेटिव मैनेजमेंट। अगर किसी ने वो डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट से, तो वो भी ऑडिटर बन सकता है। या जो कोई ऐसा पर्सन जिसने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जॉब की हो, अकाउंट से रिलेटेड, ऑडिट से रिलेटेड कोई काम किया और अब वो रिटायर हो चुका है, तो उसको भी अपॉइंट किया जाता है, कर सकते हैं। तीनों में से किसी को भी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, या जिसके पास डिप्लोमा है, या जिसने सर्व किया हो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर और अब वो रिटायर हो चुका, इनमें से किसी को भी हम एक्सटर्नल ऑडिटर, हमने रजिस्ट्रार एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट करके भेज सकता है टू कंडक्ट द ऑडिट ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी वंस, एटलीस्ट वंस इन एवरी ईयर। दूसरी बात, ये जो कोऑपरेटिव ऑडिटर है इसका काम है बुक्स, डॉक्यूमेंट, पेपर्स, वॉचेस को चेक करना और अपनी रिपोर्ट देना। थर्डली, जो ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को भी देगा, मेंबर्स को भी देगा, मेंबर्स को एड्रेस करेगा और उसको एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर ले डाउन किया जाएगा और उसको अडॉप्ट किया जाएगा। और ये जो ऑडिटर RCS रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे अपॉइंट करता है, किन में से अपॉइंट करता है, उसके लिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी हर साल एक लिस्ट बनाता है जिसके अंदर एलिजिबल ऑडिटर्स, पैनल ऑफ ऑडिटर्स के नाम लिखता है। उनमें से किसी को भी, जैसे सपोज एक पर्टिकुलर एरिया में 500 चार्टर्ड अकाउंटेंट और हाई डिप्लोमा कोर्सेज वाले लोग हैं, तो उनका नाम एक लिस्ट बना लेगा पैनल, उसमें से किसी को भी फिर हम नहीं मतलब रजिस्ट्रार अपॉइंट कर सकता है। ये पैनल लिस्ट साल में एक बार फाइनलाइज और रिवाइज होती है, कुछ ऐड हो जाते हैं, कुछ डिलीट हो जाते हैं। और ऑडिटर आपके सारे एविडेंस, सारे बुक्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, सारी एक्टिविटीज को चेक करता है और अपनी रिपोर्ट देता है। उसमें लिखेगा कि हमने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल किया है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फुलफिल किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक बनी हुई है, प्रॉफिट का अपोर्शनमेंट ठीक किया हुआ है, डोनेशंस, रिजर्व फंड, कंट्रीब्यूशन टू कोऑपरेटिव एजुकेशन फंड, डिविडेंड, सब ठीक तरीके से कैलकुलेट किया हुआ है। ये देखो, ये ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये स्पेसिफिक प्रोविजंस लिखी हुई हैं। और ये जो ऑडिट है ये एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंपल्सरी है। ऑडिटर के पास सारी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, वो बुक्स, पेपर्स, डॉक्यूमेंट, वॉचेस चेक कर सकता है, एंड ही कैन डिमांड, he can require any information to be furnished from any officer or the member or the secretary of the cooperative, and it is the responsibility of the members to furnish the information to the auditor. ये किसी भी ऑफिसर को सम्मन कर सकता है, बुक्स मांग सकता है, इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन मांग सकता है, और अगर उसे लगता है कि कहीं गलती है तो अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा। क्वालिफाइड रिपोर्ट मींस जिसमें गलतियां हाईलाइट की जाती हैं। और एक ड्यूटी है कोऑपरेटिव ऑडिटर की, उसे सारी प्रोविजंस कोऑपरेटिव एक्ट की पता होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने बुक्स कैसे मेंटेन करती हैं, अकाउंटिंग सिस्टम पता होना चाहिए,
और उसने बायलॉज पड़े होने चाहिए सोसाइटी के, तभी उसके बाद ही वो ऑडिट करेगा। पावर्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, बोरिंग पावर्स सोसाइटी की क्या है, ये सब पहले ऑडिटर को अवेयर होगा, तभी उसको ऑडिट करेगा। वॉचर्स, बुक्स, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, एसेट्स, लायबिलिटीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सब चेक करेगा। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिट। क्या एडवांटेज ऑडिट के? इससे एरर्स और फ्रॉड्स, सारी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है कि कोऑपरेटिव की नहीं, ये चेक करेगा। बुक्स की ऑथेंटिकेशन चेक करेगा। स्टेक होल्डर्स क्या काम कर रहे हैं, कैसे उनका पैसा यूज किया जा रहा है, कोई फ्रॉड या इरेगुलरिटी तो नहीं, ये सारा ऑडिटर का वर्क है जो उसने परफॉर्म करना है। लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, कुछ हिंड्रेंसेस हैं, कॉस्ट भी है, क्योंकि ऑडिटर ने अपनी फी लेनी है और फी भी वो लेनी है जो ऑडिटर को रजिस्ट्रार फिक्स करके देगा। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि सोसाइटी की वाइंडिंग अप भी हो सकती है, बंद भी कर सकते हैं सोसाइटी को, अगर 3/4 ऑफ द मेंबर्स रिक्वेस्ट कर दे रजिस्ट्रार को कि हम सोसाइटी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। और एक चीज और ध्यान रखनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सेक्शन 80P ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में काफी एग्जम्पशंस दी जाती है। इनकम टैक्स की छूट है। इनकम टैक्स में मैक्सिमम एग्जम्पशंस सेक्शन 80P के अंदर मैक्सिमम डिडक्शंस आर गिवन टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इवन कोऑपरेटिव सोसाइटीज के प्रॉफिट्स कई केसेस में 100% तक नॉन टैक्सेबल है सेक्शन 80P के अंदर। जैसे कंज्यूमर कोऑपरेटिव है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है, इनके प्रॉफिट 100% तक भी एग्जम्प्ट हो सकते हैं। ये हमारी कोऑपरेटिव एक्ट की मेन प्रोविजंस है जो मैंने कवर करा दी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।